उम्मीद है आप सभी साथियों ने इस पेपर का सिलेबस देख रखा होगा। अगर मैं मेंस की चर्चा करूं तो मेंस के पेपर 3 का जो पार्ट बी है उसमें साइंस, टेक और हेल्थ के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस पूरे पार्ट को यहां पर हम कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम ये देखेंगे कि इस आने वाले कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन का हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, हम कैसे अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो पूरा कोर्स डिटेल की चर्चा करेंगे, नोट्स की चर्चा करेंगे, सोर्स की चर्चा करेंगे, आंसर राइटिंग कैसे की जाए, रिवीजन कैसे किया जाए, पूरा एक इंट्रोडक्टरी सेशन ये मैंने आपके लिए बनाया है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से किसी मकान को बनाने से पहले हमें नींव बनानी पड़ती है, नींव जितनी मजबूत होती है मकान उतना ही मजबूत होता है, ठीक उसी प्रकार आप किसी भी कोर्स को जब पढ़ने जा रहे हैं तो उस कोर्स की जो फर्स्ट क्लास होती है, जिसे हम इंट्रोडक्टरी क्लास कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत गंभीरता के साथ इस क्लास को देखना चाहिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा से कहता हूं प्यारे बच्चों, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आप बहुत खामोशी के साथ अपनी तैयारी करते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और जुड़े रहिए हमारी पूरी टीम के साथ। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कि हमारे आज के क्या क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। सो इस लेक्चर में, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं साइंस एंड टेक के कोर्स पर चर्चा करने वाला हूं, आपके बारे में कोर्स डिटेल पर चर्चा करेंगे। पैटर्न क्या है, हमारे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न देखेंगे आपके साथ। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे साइंस, टेक और हेल्थ में आयोग ने कौन कौन से टॉपिक दिए हैं, इस बार हमें क्या पढ़ के जाना है, पिछला जो सिलेबस था और इस बार का जो सिलेबस है इसमें क्या चेंजेस हैं, इसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। इसके अलावा हमारा जो सिलेबस है उसको किस सोर्स से पढ़ा जाए, नोट्स कैसे बनाए जाएंगे या बुक्स प्रेफर करनी है या नहीं करनी है, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। रिवीजन कैसे किया जाए, सर जो पार्ट आप कवर करने वाले हो, मेंस का जो पार्ट आप कवर कर रहे हो उसका रिवीजन कैसे होगा, उसकी आंसर राइटिंग कैसी होगी, तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्यारे साथियों, यहां पर मैं उपस्थित हुआ हूं पेपर 3 पार्ट बी के साइंस, टेक और हेल्थ वाले पोर्शन को कवर करने के लिए। मतलब किस कोर्स को मैं यहां पढ़ाने वाला हूं, तो आप जान रहे हैं पेपर 3 का पार्ट बी यहां हम कवर करेंगे, जिसका नाम है साइंस, टेक और साथ ही साथ इसमें हमें हेल्थ के बारे में पढ़ना है। सर आप मुझे बता दीजिएगा कि ये जो पार्ट है, ये जो कोर्स है, ये कितने ड्यूरेशन में खत्म हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए प्यारे साथियों। देखिए ड्यूरेशन के लिए तो स्टूडेंट्स को वरीड नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो टीचर को वरीड होना चाहिए। आपको तो और ये कहना चाहिए कि सर आप कोर्स को बहुत विस्तार से पढ़ाओ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे साथियों कि लगभग 100 से 110 लेक्चर में बहुत डिटेल में हम इस कोर्स को कवर करने वाले हैं। आप जान रहे हैं कि इस पेपर 3 के पार्ट बी में टोटल 5 यूनिट हमारे आयोग ने दी हैं। इन पांचों यूनिट को लगभग 100 से 110 लेक्चर में यहां पर हम कवर करेंगे। सर किस मीडियम में क्लास रहने वाली है, तो ये जो क्लास है प्यारे विद्यार्थियों, ये हिंदी मीडियम में रहने वाली है। अब ऐसा क्यों है, हिंदी मीडियम इसलिए रहने वाली है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं जब आप मेंस पढ़ते हैं तो मेंस में हमें सिलेक्टिव क्लास रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको 2 मार्कर लिखना सिखा रहा हूं या 7 मार्कर लिखना सिखा रहा हूं या 10 मार्कर लिखना सिखा रहा हूं, तो हिंदी की क्लास है तो फिर हिंदी में ही आपकी आंसर राइटिंग कराई जाएगी। इसलिए यहां पर हमने कोर्स को सेपरेटली हिंदी मीडियम में डिजाइन किया हुआ है। अगर हम चर्चा करें इस कोर्स की क्या विशेषताएं हैं, इस कोर्स के क्या फीचर्स हैं, इसकी अगर हम चर्चा करें तो आप जान रहे हैं कि पुराने सिलेबस से एकदम हटके ये कोर्स है। ये पूरा कोर्स जो है न्यू सिलेबस पर बेस्ड है। आप जान रहे हैं आयोग ने हाल ही में अपना सिलेबस चेंज किया है और अब चूंकि सिलेबस बदल दिया है तो आगामी 3-4 वर्षों तक ये पाठ्यक्रम आपका रहने वाला है। तो यदि आप इस पाठ्यक्रम को कवर करते हैं, इस सिलेबस को पढ़ते हैं, तो इस वर्ष की मुख्य परीक्षा में तो आपको लाभ होगा ही, साथ ही साथ ये नोट्स बनाने से आपकी 2025-2026 की मुख्य परीक्षा में भी आपको लाभ मिलेगा। बेसिक टू एडवांस, जनरली क्या होता है कि कई बार आपने टीचर को बोलते हुए सुना होगा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना था, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। मैं इसके विपरीत विचारधारा रखता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरे होते हुए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ गई तो फिर इस कोर्स का क्या मतलब अगर आप साइंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत मददगार होगा। अगर आप ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ब्लैंक हैं,
तो भी कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होने वाली है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेंगे और जो टॉपिक करंट अफेयर का टच लेते हैं उन्हें करंट अफेयर से अपडेट करते हुए पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, एक बहुत अच्छी बात मैं बता देता हूं, बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि सर मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड से हूं, मैं साइंस को कैसे कवर करूं। तो अगर आप इस कोर्स को पढ़ने के लिए आ ही गए हैं तो मतलब आपने अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। कैसे? जैसे अगर आप मुझे 2 पेज देंगे, एक पेज खाली है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और एक पेज ऐसा है जिस पर आपने पहले से कुछ लिख रखा है, कुछ आपने कंसेप्ट सीख रखे हैं, हो सकता है वो सही हो सकता है वो कंसेप्ट मिस हो सकता है कि आपने कुछ गलत चीज पढ़ ली हो। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर आप इन दोनों में से किसी एक कागज पर लिखिए, तो आप जानते हैं कि मेरे लिए आसान होगा ब्लैंक कागज पर लिखना। तो अगर आपका माइंड साइंस टेक के लिए एकदम एम्प्टी है, अगर आप कुछ नहीं जानते विज्ञान के बारे में, तो मैं बहुत सहजता से आपके दिमाग पर लिखने में सक्षम हूं, मैं बहुत सहजता से आपको पूरा विज्ञान पढ़ा दूंगा। तो आप विश्वास रखिएगा, जैसे ही इस कोर्स की 5-10 क्लास बीतेंगी आपको इस बात का एहसास होने लग जाएगा कि हाँ सर हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, हम आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं। आंसर राइटिंग की चर्चा करें तो प्यारे बच्चों, जब मैं किसी भी टॉपिक को डिस्कस करूंगा, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर अगर मैं सेल बायोलॉजी की चर्चा कर रहा हूं, कोशिका विज्ञान अगर हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि कोशिका विज्ञान से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से आप जान रहे हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ये मैं आपको अलग अलग बताऊंगा कि किन किन बिंदुओं से 2 नंबर का, 7 नंबर का या 10 नंबर का प्रश्न बनने वाला है। ऐसा करने से क्या होता क्या है कि हमारी आंसर राइटिंग इंप्रूव होती है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है प्यारे साथियों, इस कोर्स में अधिकांश चीजें प्यारे बच्चों हैंड रिटन होंगी। हैंड रिटन मतलब कि मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी कॉपी पर उन्हें लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं पर मैं पीडीएफ यूज नहीं करूंगा, जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं पीडीएफ को यूज करूंगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है इस पूरे कोर्स में कि ये जो बोर्ड है ये मेरा पेज है, ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड ये मेरा पेज है। तो इस पेज पर मैं जो कुछ लिखूंगा वो आपको अपनी कॉपी पर ही लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके सामने ये पीडीएफ शो करी, तो इस पीडीएफ में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपकी कॉपी के पेज पर होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, हैंड रिटन नोट्स ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मुख्य परीक्षा, सिविल सर्विसेज की जो मुख्य परीक्षा होती है, उसमें सफलता निर्धारित करने का सबसे बड़ा पैमाना होता है हैंड रिटन नोट्स। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स प्यारे बच्चों आपके हथियार है मुख्य परीक्षा नामक युद्ध को लड़ने के लिए। अगर आप किसी युद्ध को लड़ने जा रहे हैं और आपके पास हथियार ही नहीं है तो आपका युद्ध में हारना तय है। तो अगर आपको मुख्य परीक्षा पास करनी है, जो कि मुख्य परीक्षा में आपको अपने हाथों से लिखना होता है, तो लिखने की जो शुरुआत है, लिखने का जो प्राथमिक चरण होता है वो आंसर राइटिंग से ही, नोट्स बनाने से ही शुरू होता है। तो जो भी चीज इस बोर्ड पर लिखी जाएगी, चाहे मैं लिखूं या पहले से लिखी हो, वो आपकी कॉपी पर लिखी हुई होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो आंसर राइटिंग स्किल की भी हम चर्चा करेंगे। तो कोर्स के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी कि साइंस एंड टेक का ये कोर्स है, लगभग 100 से 110 लेक्चर में हो जाएगा, हिंदी मीडियम के लिए है, बेसिक टू एडवांस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अब आइए तो आज के दूसरे पॉइंट ऑफ डिस्कशन पर चर्चा करते हैं कि हमारी परीक्षा का, हमारे इस पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। वैसे तो आप जान रहे हो कि हाल ही में एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज किया है। खैर सिलेबस जरूर चेंज किया है, पैटर्न में भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन पहले भी 6 पेपर आपके मेंस में हुआ करते थे, अभी भी मेंस में 6 पेपर हैं। आप सभी को जानकारी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पेपर 1 हिस्ट्री ज्योग्राफी का है, पेपर 2 आप जानते हैं जिसमें पॉलिटी सोशियोलॉजी दिया हुआ है, पब्लिक एड दिया हुआ है, पॉलिटी सोशियोलॉजी दिया हुआ है। पेपर 3 में आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स, साइंस टेक और हेल्थ दिया हुआ है। पेपर 4 आप जानते हैं एथिक्स और एंटरप्रेन्योर का है। पेपर 5 पूरा हिंदी व्याकरण का पेपर है। पेपर 6 में ऐसे राइटिंग और आप जानते हैं लेटर राइटिंग आपको करनी होती है, पत्र प्रतिवेदन। सर इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस कोर्स में हम डील करेंगे इस पोर्शन को, इसलिए आप ये एरो देख रहे हैं, इस कोर्स में हम इस पोर्शन को डील करेंगे। और इसमें भी हम आप जानते हैं साइंस, टेक और हेल्थ की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पेपर 3 का पार्ट भी हम कवर कर रहे हैं। तो इस पोर्शन को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, पेपर 3 की चर्चा डिटेल में करते हैं। तो अगर हम डिटेल में पेपर 3 की चर्चा करें प्यारे बच्चों, तो ये पूरा 300 नंबर का पेपर है, आप जान रहे हो पूरा 300 नंबर का पेपर है। 300 नंबर के पेपर को, इस पेपर 3 जो है हमारा 300 नंबर का है, इस 300 नंबर के पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जिसमें हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़नी है, जिसके 150 मार्क्स आप जान रहे होने वाले हैं। पार्ट बी जिसमें हमें साइंस, टेक और हेल्थ के बारे में पढ़ना है, इसके भी 150 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। क्योंकि इस पोर्शन को मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, तो इसलिए प्यारे बच्चों इस पोर्शन के सिलेबस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा आपके साथ।
हम चूंकि साइंस टेक और हेल्थ को पढ़ने वाले हैं, पेपर 3 का पार्ट बी पढ़ने वाले हैं, तो इसके सिलेबस पर हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। प्यारे साथियों, पेपर 3 का जो पार्ट बी है, इसमें सभी पेपर की तरह 5 यूनिट इसमें हैं और 5 की पांचों यूनिट बहुत मजेदार अपने आप में है। पेपर 3 के पार्ट बी की पहली यूनिट जो है, जिसमें हमें सामान्य विज्ञान के बारे में पढ़ना है, लेकिन ध्यान रहे जब भी जनरल साइंस का जिक्र होता है बच्चे के दिमाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी घूमता है। हमें जनरल साइंस पढ़ना है, लेकिन आयोग द्वारा दिए गए सिलेबस के अनुसार। अभी आप देखेंगे कि आयोग ने जनरल साइंस के सिलेबस में क्या लिखा है, उसने बायोलॉजी लिखी है लेकिन केमिस्ट्री लिखी ही नहीं, फिजिक्स लिखी ही नहीं, है ना। तो हमें जनरल साइंस पढ़ना है, लेकिन एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। दूसरी यूनिट में आप जानते हैं कंप्यूटर और आप जानते हैं गणित के जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। बेसिक कंप्यूटर है, जो जैसा पहले था पुराने सिलेबस में वैसा ही यहां पर है। बिल्कुल सामान्य कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है। अगर आप प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 9 पढ़ते हैं तो आपको इस यूनिट में हेल्प मिलती है। तीसरी यूनिट में प्यारे बच्चों हमें हेल्थ के बारे में पढ़ना है। तीसरी यूनिट में अगर हम चर्चा करेंगे तो हेल्थ के बारे में पढ़ना है, तीसरी यूनिट में हमें आयुष के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर तीसरी में आप जानते हैं कि यहाँ पर हम आयुष के बारे में पढ़ने वाले हैं। आयुष आप जानते हैं कि चिकित्सा की एक पद्धति है जो बहुत ही प्रचलित होती जा रही है दिनों दिन। इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि हम आयुर्वेदा पढ़ते हैं, योगा पढ़ते हैं, यूनानी पढ़ते हैं, सिद्धा पढ़ते हैं, होम्योपैथी पढ़ते हैं। तो तीसरी यूनिट में आयुष के बारे में पढ़ना है, जो कि चिकित्सा की एक पद्धति है। और मैं आपको बता दूं, पुराने सिलेबस में भी आप चिकित्सा की इस पद्धति के बारे में पढ़ते थे, लेकिन इस बार इस यूनिट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। मतलब मैं आपसे कहूं तो भारतीय परंपरा को विज्ञान से जोड़कर यहां पर आपको पढ़ेंगे। मतलब जब आप ये यूनिट पढ़ेंगे तो आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस यूनिट में मैं इंडियन फिलॉसफी को साइंस और मेडिकल के साथ क्लब करने वाला हूं, जोड़ने वाला हूं। तो यहां पर आपको भारतीय दर्शन की जो परंपराएं हैं वो विज्ञान से जुड़ती हुई दिखाई देंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा हमें जो यूनिट नंबर 4 है, यहां पर हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। आप जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में कि अच्छा स्वास्थ्य हमारे संवैधानिक मूल्यों में भी समाहित है। अच्छा स्वास्थ्य आप जानते हैं कि सतत विकास के लक्ष्यों का भी एक लक्ष्य है। तो अच्छा स्वास्थ्य लोगों को कैसे दिया जाए, इसके लिए हमने कई सारे स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाए हैं, कई सारे बीमारियों से निपटने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की हम चर्चा करेंगे, चाहे वो संचारी रोग को नियंत्रित करने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, चाहे वो गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, चाहे प्यारे बच्चों वो महिला स्वास्थ्य से संबंधित हो, बाल स्वास्थ्य से संबंधित हो, किशोरों के स्वास्थ्य से संबंधित हो, सभी प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारी अंतिम यूनिट है जिसमें लिखा हुआ है पर्यावरण। पर्यावरण का जो सिलेबस है, जैसा पिछले ईयर के सिलेबस, पर्यावरण का जो आप देख रहे हैं सिलेबस, लास्ट ईयर का सिलेबस और इस वर्ष का सिलेबस लगभग सेम है। इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है ना, जैसा पहले था वैसा ही इस वर्ष भी है, लेकिन कुछ चेंजेस है। चेंजेस क्या है? अभी अगर आप पर्यावरण का सिलेबस देखोगे तो पर्यावरण का लगभग 90% सिलेबस वैसा ही है जैसा पुराने सिलेबस में था। 10% का चेंज हुआ है, और ये 10% का गजब का चेंजेस हुआ है। हाँ, इस 10% के चेंजेस को मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियों द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास। मतलब गौड़ जनजाति, भील जनजाति, भारिया, सहरिया, बैगा, ये जनजाति पर्यावरण का संरक्षण करने में किस प्रकार सहायक हैं, टोटल एनालिटिकल डिस्कशन है। बहुत मजा आएगा। इस बहाने आप मध्य प्रदेश की जनजातियों से भी परिचित हो पाएंगे। तो ये पूरा हमारा सिलेबस रहने वाला है 5 यूनिट में, और इन 5 यूनिट के सिलेबस को हम पढ़ेंगे। हर यूनिट से आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर यूनिट से 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन, जो आपको अधिकतम 20 अंक में लिखना होगा। एक आपको देखने को मिलेगा 7 नंबर का क्वेश्चन, जो आपको अधिकतम 60 शब्दों में लिखना होगा। और एक आपको देखने को मिलेगा 10 अंक वाला प्रश्न, जिसे आपको अधिकतम 200 शब्दों में लिखना होगा। तो हर यूनिट से ये 3 तरह के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है कि 2 नंबर का, 7 नंबर का और 10 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब चर्चा करते हैं प्यारे साथियों, सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो अभी तो मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया, बहुत ही संक्षिप्त में बताया कि किस यूनिट में क्या दिया है। अब इसी चीज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि विंगा
सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते आप सभी विद्यार्थियों ने सिलेबस तो एटलीस्ट देख रखा होगा। आपको पता होगा कि किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर नहीं देखा है आपने तो सबसे सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले सिलेबस पर ध्यान दो। सबसे पहले सारा सिलेबस आपके मन मस्तिष्क में समाहित होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस पेपर के सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। बोलो हाउ। अब आ जाओ जरा ध्यान से। तो अगर हम देखें तो पेपर 3 के पार्ट बी की जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें जनरल साइंस पढ़ना है, सामान्य विज्ञान। अब इसमें सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग देखने हैं, जनरल एप्लीकेशंस ऑफ साइंस के हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान किस प्रकार से सहायक है। आप जानते हैं आज रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई बेंबी शिक्षा स्वास्थ्य संचार मनोरंजन यातायात बैंकिंग हर सेक्टर में विज्ञान समाहित है। विज्ञान ने आप जानते हैं हमारे जीवन की दिशा और दशा, लाइन और लेंथ, लोकस और फोकस बदल के रख दिया है। आज विभिन्न प्रकार के जो देश हैं वो वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए अनेक अनेक प्रयास कर रहे हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण आप देखते हैं नई शिक्षा नीति में भी आपको देखने को मिलता है। तो वैज्ञानिक मानसिकता को डेवलप कराने के लिए आयोग ने पहला ही टॉपिक लिखा है, मास्टर स्ट्रोक है ये हमारे सिलेबस का, मास्टर स्ट्रोक कि विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। लोगों को पता लगे कि किन किन सेक्टर में विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग हैं। ना केवल विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग ना केवल हमें अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले क्षेत्रों में देखना है, बल्कि विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में देखना है। अगर हम किसी व्यक्ति की मानसिक चेतना की बात करेंगे, अगर हम किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक चेतना की बात करेंगे तो वहां भी विज्ञान समाहित होता है। विज्ञान को पढ़ने के बाद व्यक्ति के सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। व्यक्ति लॉजिकल सोचने लगता है। मतलब विज्ञान का एक अनुप्रयोग तो यह है कि लोगों से अंधविश्वास को समाप्त करके उनकी चेतना को तार्किक बनाना, ये भी एक अनुप्रयोग है। बाकी दैनिक जीवन में तो हम बहुत सारे अनुप्रयोग देखेंगे, किसी के क्षेत्र में आप जानते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, ऐसे हर सेक्टर में विज्ञान का अनुप्रयोग है। इसके अलावा देखेंगे सूक्ष्म जीव। आप जानते हैं प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीव, अभी एक छोटा सा सूक्ष्म जीव था जिसे आप जानते हैं कोविड-19 कहते हैं, कोरोना वायरस कहते हैं, इसने पूरी दुनिया को हिला रखा। तो हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है। जनरली सूक्ष्म जीव का जब नाम आता है तो बच्चे का दिमाग हिल जाता है कि अरे ये खराब चीज है, अरे ये खतरनाक चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर सूक्ष्म जीव खराब नहीं होता। जैसे प्रकार हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती ना, उसी प्रकार हर सूक्ष्म जीव खराब नहीं होता। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो अच्छे हैं, कहते हैं ना दाग हैं लेकिन अच्छे हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। जैसे बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को तो हम भोजन के साथ खा जाते हैं, जैसे दही के साथ आप लैक्टोबैसिलस खा जाते हो। बहुत सारे माइक्रोब्स आपकी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और आपकी आंतों के लिए लाभदायक होते हैं। तो सर कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें नुकसान करते हैं? तो कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो हमें बीमारी कर सकते हैं, जिन्हें हम पैथोजन कहते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया के बारे में हमें चर्चा करनी है, गुड फंगस, बैड फंगस के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो यहां पर हम देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, फंगस के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीव हम देखेंगे। और इन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किन किन सेक्टर्स में उसकी चर्चा करेंगे। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं उनके प्रकार देखेंगे, और सूक्ष्म जीव का प्रयोग आजकल हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कर रहे हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीवों को तो हम खा जा रहे हैं, जैसे आप जानते हो कि बैक्टीरिया को हम खाते हैं, फंगस को हम खाते हैं, जैसे आप मशरूम खा रहे हो, कवक है अपने आप में, है ना, ईस्ट वगैरह ईस्ट खाते हो आप, ठीक है, लैक्टोबैसिलस खाते हो। तो कुछ सूक्ष्म जीवों को आप फीड भी करते हो। लेदर इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रकार के सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा देखोगे तो कचरे को डाइजेस्ट करने के लिए हम बहुत सारे प्रकार के सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब सूक्ष्म जीव हमारे लिए इतना लाभदायक भी हो गया है कि प्रयोगशाला में हम सूक्ष्म जीव को बनाकर उसका प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। जैसे बैक्टीरियल कल्चर कहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल बैक्टीरियल कल्चर कहा जाता है, जीवाणु का संवर्धन कहा जाता है। देखेंगे क्या होता है आपके साथ। जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसका कल्चर बढ़ते जा रहा है। आप जान रहे हो प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ रहा है, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हम जैविक कृषि को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। जैविक संसाधनों का प्रयोग करके कृषि का जो उत्पादन जब हम करते हैं तो उसे जैविक कृषि कहा जाता है। डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के जीव इस दुनिया में बनाए। आप जानते हैं छोटे से जीवाणु ले लें, मैं कवक ले लूं, प्रोटोजोआ ले लूं, उससे लेकर आप जानते हैं छोटा सा चाहे मच्छर हो, मक्खी हो, चाहे चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, चाहे आप जान रहे हो गाय हो, भैंस हो, शेर हो,
चाहे डायनासोर हो, चाहे ब्लू व्हेल हो, दुनिया के छोटे से छोटे जीव से लेकर दुनिया के विशालकाय जीव तक सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं। कैसे? क्योंकि जितने भी सजीव इस दुनिया में हैं, सबके सब सजीव कोशिका से बने हैं। तो सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं, क्योंकि सबका शरीर कोशिका से बना है। एक ससुरा ऐसा है जो नहीं बना कोशिका से, वो कौन है? वो है वायरस। वायरस को छोड़ के दुनिया के जितने भी सजीव हैं, सबके शरीर में कोशिका है। मेरे शरीर में कोशिका है, तेरे शरीर में कोशिका है, इसके शरीर में कोशिका है, उसके शरीर में कोशिका है, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, सबका शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। तो कोशिका पढ़ना है हमें, कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ना है, कि प्लांट सेल के बारे में पढ़ना है, एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ना है, कोशिका के प्रकार, कोशिका के विभाजन, उनके कार्य के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन देखना है हमें, जंतुओं का और पौधों का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ह्यूमन बॉडी की। तो प्यारे बच्चों, ह्यूमन बॉडी और आप जानते हैं ह्यूमन मॉर्फोलॉजी और प्लांट मॉर्फोलॉजी की चर्चा करेंगे। तो यहां पर हमें पौधों, पशुओं और मनुष्यों में पोषण देखना है। पोषण, संतुलित आहार क्या होता है? आजकल बहुत सारे लोगों के पास संतुलित आहार ही नहीं है। भारत में कुपोषण की स्थिति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट तो ये बताती है कि भारत में कुपोषण की स्थिति बहुत ही गंभीर है। अब जब गंभीर है तो उसे सुधारा कैसा जाए? सुधारना है तो पहले ये पता हो कि बैलेंस डाइट, संतुलित आहार कहते किसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बढ़िया अच्छी लाइफ जी रहे हो, बहुत पैसा आपके पास है, फिर भी आपके पास संतुलित आहार नहीं है। तो पहले आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि संतुलित आहार कहाँ किसे जाता है, किस प्रकार के भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। हमारे भोजन में 6 चीजों का होना अनिवार्य है। आप जानते हैं हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और वाटर होना चाहिए। तो आपकी जो डाइट है ना, अगर उन डाइट में इन 6 में से किसी एक चीज की कमी है तो आपका आहार संतुलित नहीं है। संतुलित आहार का मतलब होता है कि ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। तो संतुलित आहार की चर्चा करेंगे, विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग की चर्चा करेंगे, हार्मोन्स देखने हैं हमारे शरीर में, हार्मोन्स देखने हैं, मानव शरीर के अंग देखने हैं, उनकी संरचना व कार्यप्रणाली। यहां से 11 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ये वाला जो पॉइंट है, यहां से 11 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मार्क कर लीजिएगा, देखिएगा आप, अगर आपको ऐसा लगता तो मार्क कर लीजिएगा। एक ये वाला पॉइंट और एक ये कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजिस्ट, इन यहां से भी आपको 11 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी दुनिया, आप जानते हैं कि जीवन के हर सेक्टर में आज समाहित होती जा रही है। जैसे आज आप फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। आज आप जान रहे हैं प्यारे बच्चों के डिफरेंट टाइप के आप बीज का उत्पादन कर पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। आज आप जान रहे हो प्यारे बच्चों कि आप क्लोनिंग कर पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। आज आप वैक्सीन बना पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। आज आप मेडिसिन बना पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। आज आप फूड का प्रिजर्वेशन कर पा रहे हैं, आज आप फर्मेंटेशन कर पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। आज प्यारे बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बायोटेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़कर हम बायोसेंसर्स वगैरह बनाने लग रहे हैं। आज आप जानते हैं कि पैतृकता की पहचान हम कर पाते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कर पा रहे हैं। ये किसकी मदद से? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो बायोटेक्नोलॉजी की चर्चा करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, इसकी चर्चा करेंगे, इसके क्या उपयोग हैं। इथेनोबॉटनी एक नया टॉपिक है, पिछले बार आपके सिलेबस में नहीं था, तो इथेनोबॉटनी की चर्चा आपके साथ करेंगे। फिर हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? आर्यभट्ट हुए, वाराहमिहिर हुए, ब्रह्मगुप्त हुए, आर्यभट्ट की चर्चा करें। आप जानते हैं आर्यभट्ट से ही आप जानते हैं गणितीय संकल्पनाओं की शुरुआत होती है। आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन आपको मैं पढ़ाऊंगा जब, तो आपको पता लगेगा कि आर्यभट्ट ने न केवल शून्य की खोज की, लेकिन आर्यभट्ट ने इस पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें दी हैं। ऐसे ऐसे गणितीय संकल्पनाएं आर्यभट्ट द्वारा दी गई हैं जिनका प्रयोग आज आप जान रहे हैं कि कैंसर जैसी बहुत गंभीर बीमारियों के पैटर्न का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आर्यभट्ट को बहुत आप गंभीरता से पढ़ेंगे। तो आर्यभट्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपनी प्राचीन भारतीय परंपरा और अपने, आप जानते हैं जितने भी प्राचीन भारतीय खगोलविद हों चाहे वैज्ञानिक हों, उन पर गर्व होने लग जाएगा। ठीक है, तो आर्यभट्ट को हम पढ़ेंगे। इसके बाद बारहमेर हो गया। ब्रह्मगुप्त की चर्चा करें तो अभी जैसे आपको पढ़ाया जाता है प्यारे बच्चों कि आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ते हैं और आप कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। बहुत साल पहले, जब न्यूटन इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए थे, जब न्यूटन का जन्म ही नहीं हुआ था, उससे पहले ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी
यूपीएससी लगभग 20 साल पहले, 20 से 25 साल पहले यूपीएससी ब्रह्मगुप्त पर क्वेश्चन पूछ चुकी है कि न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में किसने बताया था। तो न्यूटन से पहले ही गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बता गए थे कौन, हमारे ब्रह्मगुप्त। इसके बाद आप जानते हैं भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय का खगोल शास्त्र में योगदान देखेंगे। प्राचीन और आधुनिक भारतीय वेधशालाओं से संबंधित अब जाने प्रारंभिक जानकारी देखेंगे। ट्रिप्स और ट्रिम्स, बौद्धिक संपदा का अधिकार पुराने सिलेबस में भी था, इस सिलेबस में भी है। और आप जान रहे हो ऑनलाइन की बढ़ती दुनिया में तो बौद्धिक संपदा का अधिकार बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। तो इसके बारे में पेटेंट लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, ट्रिप्स और ट्रिम्स के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट है और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम ये मैंने आपको बता दिया। अब जरा सेकंड यूनिट का सिलेबस देखते हैं। सेकंड यूनिट में क्या दिया हुआ है, सेकंड यूनिट में कंप्यूटर दिया हुआ है। तो सेकंड यूनिट में आप देखेंगे कंप्यूटर विज्ञान की चर्चा हमें आपके साथ करनी है। तो कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कंप्यूटर क्या होता है, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। हाँ, आप जानते हैं पहले बच्चों डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। पहले हमने कैलकुलेटर बनाया, फिर पास्कल लाइन बनाया, फिर धीरे धीरे आप जानते हैं कंप्यूटर का विकास हुआ, है ना। तो कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप के प्रकार देखेंगे। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सब टाइप के कंप्यूटर पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पढ़ेंगे, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, है ना। जब कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ेंगे तो मेमोरी डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो आप जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है हमें। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में पढ़ोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, विंडो पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ोगे, कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ोगे आप, कंप्यूटर की लैंग्वेज और लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाले सॉफ्टवेयर आपको असेंबलर पढ़ना होगा, इंटरप्रेटर पढ़ना होगा, कंपाइलर पढ़ना होगा, इनके क्या यूज होते हैं, किन किन लैंग्वेज में यूज होते हैं, ये सब देखेंगे यहाँ पर। इंटरनेट और ईमेल की चर्चा करेंगे, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स नहीं लिखा हुआ दिख रहा है लेकिन ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स दोनों पढ़ेंगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जानते हैं आज दुनिया के हर क्षेत्र में समाहित हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग बड़ा अच्छा टॉपिक है। विभिन्न उपयोगी पोर्टल्स व वेबसाइट की चर्चा करेंगे, है ना। तो ये बेसिक कंप्यूटर का पार्ट है। इसके अलावा देखेंगे तो विज्ञान की जो गणितीय संकल्पनाएं हैं, ये पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट है। विज्ञान की जो गणितीय संकल्पनाएं हैं ये थोड़ा मैथमेटिक्स से टच लेता हुआ पार्ट है। तीसरी यूनिट में आप जानते हैं आयुष से संबंधित है, तीसरी यूनिट आप जानते हैं आयुष से संबंधित है। यहां पर आपको चिकित्सा की पद्धति, आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा व होम्योपैथी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो आयुर्वेद, योगा व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, है ना, और सोवारिक इसके अलावा होम्योपैथी, सिद्धा हो गया, सोवारिकबा हो गया, इसके अलावा होम्योपैथी हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जब आप आयुर्वेद को डिटेल में पढ़ोगे तो आयुर्वेद में प्यारे बच्चों आपको त्रिदोष के बारे में पढ़ना होगा, कफ, वात, पित्त। इसके बाद आप जानते हैं पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। मतलब मैं तो ये सोचता हूं कभी कभी कि भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी आगे थी। जिन चीजों को विज्ञान ने 19वीं सदी में जाकर प्रूव किया, उन चीजों के बारे में हमारे वेदों में, आयुर्वेद में बहुत पहले से लिखा हुआ था। इन चीजों को हल्के में मत लीजिएगा, जैसे आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। एक थ्योरी है जिसके लिए प्यारे बच्चों, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रोवाइड किया गया है, केमिकल थ्योरी। तो प्यारे बच्चों जब मैं आपको रासायनिक सिद्धांत पढ़ाऊंगा ना, रासायनिक सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है ना, ये जीवन की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। जीवन की उत्पत्ति की सबसे ज्यादा व्याख्या, सबसे मान्य व्याख्या जिसे नासा भी मानता है, वो रासायनिक सिद्धांत के द्वारा हुई। जब आप रासायनिक सिद्धांत, केमिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि केमिकल थ्योरी के जो रिजल्ट हैं वही पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश के बारे में बताते हैं। केमिकल थ्योरी के आने से, रासायनिक सिद्धांत के आने से ये एकदम सिद्ध हो जाता है कि जीवन की उत्पत्ति आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी नामक 5 तत्वों से हुई है। कैसे हुई है इसको मैं जोड़ूंगा, अभी इसको पूरा क्लब करूंगा। इस इंडियन फिलॉसफी को साइंटिफिक कंसेप्ट के साथ जोड़ के आपको समझाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा।
आपने पढ़ा ही होगा, है ना, प्रकाश संश्लेषण का नियम पढ़ा ही होगा। तो पूरा प्रकाश संश्लेषण से जोड़ दूंगा, इन पांचों तत्वों को प्रकाश संश्लेषण से जोड़ा जाएगा। अब यहाँ नहीं जोड़ेंगे, लगभग 10 से 20 मिनट का टॉपिक है, तो आपको समझ में आएगा पूरा। इसके अलावा हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, ऋतु का भी प्रभाव होता है जीवन पर, ठीक है। पंचकर्म की प्रारंभिक जानकारी, जैविक घड़ी, जैविक घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में समझेंगे। केंद्र, राज्य, जिला, ग्राम स्तर पर आयुष सहित स्वास्थ्य प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, आप जानते हैं अभी तक 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। तो तीनों राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की चर्चा यहां पर करेंगे। और उन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बनाए गए, चाहे वो रूरल हेल्थ मिशन हो, चाहे वो अर्बन हेल्थ मिशन हो, उनकी चर्चा करेंगे। और उन हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो स्वास्थ्य हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए, उन हेल्थ प्रोग्राम की चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसमें आयुर्वेद का क्षेत्र देखना है, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी को प्रमोट, नेशनल हेल्थ पॉलिसी में आयुर्वेद का क्या सेक्टर था, उसकी चर्चा यहां पर होने वाली है। योग, योग साइंस अपने आप में एक, आप जानते हैं, बहुत बेहतरीन साइंस है। तो यहां पर मैं पंचकोश का सिद्धांत हो गया, अष्टांग योग हो गया, षटकर्म हो गया, मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी हो गया। इसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पढ़ना है, मिट्टी चिकित्सा, धूप सेवन। अब देखो सनबाथ, जब आप धूप सेवन पढ़ोगे तो भारतीय दर्शन में तो शुरू से कहा गया था हम सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य को अर्घ देने की परंपरा आज आप जानते हैं, विटामिन डी की जब डिफिशियंसी होती है तो हमें लगता है कि हाँ सही था कि सुबह सुबह उठो, सूर्य को जल दो। सूर्य को जल देने के बहाने कम से कम आप 5 से 10 मिनट धूप में रहेंगे। सूर्य नमस्कार करो, सुबह सुबह उठो, सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार करने से आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, मसल्स से आप जानते हैं मसल्स में अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। सारे हमारे बॉडी के पूरे बॉल्ब ठीक से काम करेंगे। साथ ही साथ आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो, सूर्य को अर्घ दे रहे हो, तो विटामिन डी प्राप्त कर बैठोगे, है ना। तो आप जान रहे हो कि धूप सेवन, जल चिकित्सा, इसके अलावा आप जानते हैं कि चिकित्सीय प्रभाव, जल चिकित्सा के चिकित्सीय प्रभाव व प्रकार की चर्चा करेंगे। षोडश संस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा बहुत जिक्र आप जानते हैं इतिहास में भी देखने को मिलता है। तो ये सबसे ज्यादा विविध यूनिट है, सबसे ज्यादा वर्सेटाइल यूनिट यही रहेगी, यूनिट नंबर 3। और सबसे ज्यादा पढ़ने में मजा ही इसको आएगा, क्योंकि अगर आपने भारत की भूमि पर जन्म लिया है तो भारतीय परंपराओं पर आपको गर्व करना पड़ेगा। और ये यूनिट आपको भारतीय परंपराओं पर गर्व करना सिखाने वाली है, ठीक है। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 की अगर हम चर्चा करें तो ये यूनिट पूरी हेल्थ पर कंसर्न यूनिट है। हेल्थ और हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ पॉलिसी पर कंसर्न करती है। यहां पर हमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की चर्चा करनी है, स्वास्थ्य व स्वच्छता व बीमारियों की चर्चा करनी है। तो सभी प्रकार की बीमारी पढ़नी पड़ेंगी। पहले तो बीमारी पढ़ेंगे, जब बीमारी को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इस बीमारी को दूर करने के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई जाए, कौन सा टीका वैक्सीन बनाई जाए, कौन सी दवाई लाई जाए, इसके लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जाए, है ना, ये आपको पता लगेगा। तो कुष्ठ रोग हो गया, एड्स हो गया, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम हो गया, आप जानते हैं कि अंधापन से बचाने के लिए कार्यक्रम हो गया, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम हो गया, वेक्टर जनित, अगर आपने यूनिट नंबर 7 पढ़ी है तो यूनिट नंबर 7 में, प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 7 में सारे कार्यक्रम आपने पढ़े होंगे, है ना। इसके अलावा आप जानते हैं रोग नियंत्रण हो गया, प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं सार्वभौमिक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसे हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष हो गया, मिशन इंद्रधनुष की चर्चा आपके साथ करेंगे। आयुष्मान भारत योजना अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं उसके बारे में, क्योंकि अगर मैं कुछ ही बोल दूंगा तो बवाल हो जाएगा, है ना। वो है ना कि मैं कुछ ना ही बोलूं तो ठीक हूं, ठीक है, अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो बवाल हो जाएगा। तो बवाल करेंगे अपन, ऐसा नहीं है, बवाल अपन करेंगे। जब आयुष्मान भारत योजना पढ़ेंगे तो बवाल होगा, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 2 प्रकार के मिशन पढ़ने हैं, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में चर्चा करनी है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन कितना कारगर रहा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सब यहां पर देखेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं डिफरेंट टाइप के बायोमार्कर हो गया। इसके अलावा हमें देखना है हेमेटोलॉजी देखना है, बायोकेमिस्ट्री देखना है, सीरोलॉजी देखना है कि सामान्य जानकारी। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ये बढ़िया टॉपिक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की चर्चा करेंगे, है ना। तो ये हमारी हेल्थ वाली यूनिट है जिसमें हमें क्या क्या देखना है आप एक बार देख ही पा रहे हो। फिर आप चर्चा करें तो लास्ट यूनिट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे अंतिम है लेकिन बहुत काम की यूनिट है, भारतीय परंपरा व संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा। वाह क्या तो टॉपिक है, क्या गजब का टॉपिक है। भारतीय परंपरा में
आप जान रहे हो भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा, क्या तो गजब का टॉपिक है। यहां पर प्यारे बच्चों भारतीय परंपरा आप जानते हैं कि शुरुआत से ही पेड़ पौधों प्रकृति के संरक्षण पर बल देते हुए आई है। हमारे भारत में प्राचीन काल से ही कई ऐसी परंपराएं रही हैं जिनका अगर आप सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो सारी परंपराएं कहीं ना कहीं पर्यावरण के संरक्षण हेतु बनाई गई थी। तो उन परंपराओं का पालन करने से, जैसे आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पूजा है, अलग अलग अवसर पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों की पूजा हम करते हैं, जिसके कारण हम आप जानते हैं पेड़ पौधों का संरक्षण करते हैं। तो बहुत सारी भारतीय परंपराएं हैं। भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा को हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं वायु, जल, देश काल की विकृतियां की चर्चा करेंगे। मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट। आप जानते हैं विकास के बढ़ते चरणों के कारण, विकास की अनाधुंध दौड़ के कारण हमने क्या कर रहे हैं, हम संसाधनों का आंख बंद करके प्रयोग कर रहे हैं, जिससे संसाधनों का ह्रास तो हो ही रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण समस्याएं, पर्यावरणीय मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, प्रदूषण की समस्याएं हैं, ये उत्पन्न हो रही हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। तो प्यारे बच्चों मानव विकास इस तरह से होना चाहिए कि हम पर्यावरण को, आने वाली पीढ़ियों को, अपने समाज को, अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया विकास ही सतत विकास है। तो सतत विकास का कंसेप्ट क्यों लाया गया? ताकि पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के होने वाले प्रभाव को कम किया जा सके और इस पीढ़ी के साथ साथ अगली पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। तो यहां पर प्यारे बच्चों हमें देखना है कि मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। पर्यावरण से संबंधित नैतिकता के मुद्दों की चर्चा करेंगे, मूल्यों की चर्चा करेंगे, बायोडायवर्सिटी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों बायोडायवर्सिटी विशेष रूप से मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश देश का वो राज्य जिसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। मतलब अगर मैं वनस्पतिक विविधता की चर्चा करूं तो वनस्पतिक विविधता में तो मध्य प्रदेश आगे है, और भी कई प्रकार की विविधताओं में मध्य प्रदेश आगे है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा आप जानते हैं बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनकी चर्चा करेंगे। रेड डाटा लिस्ट को यहां पर पढ़ना होगा हमें। पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, आप जानते हैं पर्यावरणीय क्षरण, पर्यावरण की का डिके जो हो रहा है उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है वो देखेंगे। पर्यावरण शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करनी है। पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंध देखने वाले हैं। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार टॉपिक है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी 11 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, कौन कौन से ऐसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे फोकस करते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। पर आप देखोगे तो पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी नीति नियामक बनाए गए हैं। जल प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम, आप जानते हैं बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, है ना, ये सब की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, है ना। एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। पर्यावरण संरक्षण में मध्य प्रदेश की जनजातियों की भूमिका, देखो मैं चर्चा कर ही रहा था आपके साथ कि जो मध्य प्रदेश की जनजाति हैं जैसे बैगा, सहरिया, भारिया, भील, गौंड इत्यादि की क्या भूमिका है पर्यावरण संरक्षण में, वो यहाँ देखेंगे। ठोस अवशिष्ट प्रबंधन बहुत बड़ा मुद्दा है महानगरों के लिए। महानगरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा मुद्दा बन रखा है। आप देखोगे महानगरों के बाहर अगर आप जाओगे तो हर महानगर के आउट सेक्टर में आप देखोगे तो कचरों का बड़ा बड़ा ढेर इकट्ठा हो रहा है, कचरों का पहाड़ लगता जा रहा है, क्योंकि ठोस अवशिष्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है ना। तो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हम करेंगे, ठीक है। नगरीय व औद्योगिक अवशिष्ट के कारण प्रभाव और उनके नियंत्रण के उपाय, स्वच्छता सर्वेक्षण की चर्चा करेंगे आपके साथ। इसके अलावा आप जानते हैं जल संरक्षण के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों की चर्चा करेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह पढ़ना है, कैसे जागरूकता के अभियान चले जाएं ताकि वाटर या जल को कंजर्व किया जा सके। तो ये पूरा हमारा सिलेबस है प्यारे बच्चों। तो एक बार मैंने बहुत ब्रीफली आपको ये सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया है कि किस यूनिट में क्या पढ़ना है। एक एक करके हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे। यूनिट नंबर 1 से ही हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है सामान्य विज्ञान, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्यारे बच्चों अब नोट्स कैसे बनेंगे।
तो प्यारे बच्चों, जो भी चीज आपको यहाँ पर स्लाइड पर दिखाई जाएगी, जो भी चीज मैं यहाँ लिखूंगा या स्लाइड पे दिखाऊंगा, वो आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। इस तरह से आपके नोट्स बनते जाएंगे। सोर्स की चर्चा करें, बहुत वर्सेटाइल यूनिट है। एक बुक से या एक नोट्स पढ़ने से आपका काम नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि 10 किताबों से को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि एक टीचर को पढ़ लिया जाए जिसने ऑलरेडी 10 किताब पढ़ रखी हैं। तो यहाँ खड़े होने से पहले ऑलरेडी जितनी किताबों का एनालिसिस करना था मैं कर चुका हूँ, चाहे मुझे विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़नी पड़े, या भारत सरकार की कोई रिपोर्ट पढ़नी पड़े, आयुष मंत्रालय की कोई रिपोर्ट पढ़नी पड़े, आप जानते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कोई वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ना पड़े, तो सारे प्रतिवेदन को पढ़ के उनसे निकाले गए डाटा को यहाँ पर प्रस्तुत आपके साथ किया जाएगा। तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जो इस बोर्ड पर दिखाया जाएगा, वो आपकी कॉपी पर होना चाहिए। चाहे मैं लिखूं या मैं पीडीएफ के थ्रू दिखाऊं, वो आपकी कॉपी पर यदि है तो इस यूनिट में आपका उद्धार हो जाएगा। 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन में आपकी कलम विराम नहीं लेगी, ये विश्वास मानिएगा। रिवीजन की चर्चा करें तो जो भी चीज यहां पढ़ाया जाता है उसको वीकली आपको रिवाइज करना है। चाहे आप कोई भी दिन एक सेलेक्ट कर लें, चाहे संडे का दिन सेलेक्ट कर लें, या आप चाहे मंडे का दिन सेलेक्ट कर लें, कोई भी एक दिन, सप्ताह का एक दिन जो है अपने रिवीजन के लिए आपको रखना ही है कि आज मैं केवल और केवल एक सप्ताह में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करूंगा या करूंगी। तो आपको वीकली रिवीजन करना है, हैंड रिटन नोट्स बनाते जाना है। हैंड रिटन नोट्स बनाने के बाद जब आप रिवीजन करोगे ना, तो रिवीजन आपको लिख लिख कर करना है। मेंस का रिवीजन हमेशा लिख कर करिएगा। क्यों? क्योंकि आप जब लिख कर रिवीजन करेंगे ना, तो आपको यह पता लगेगा कि क्या आपको याद है और क्या याद नहीं है। एक तो ये फायदा होगा। दूसरा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होगी। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए भी आपको लिखकर रिवीजन करना चाहिए। बोलो हाउ? तो रिवीजन के बारे में बता दिया मैंने, नोट्स के बारे में बता दिया कि नोट्स क्लास के साथ साथ आपको बनाना है। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए आपको नोट्स बनाना है, और 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन की फ्रेमिंग में क्लास को पढ़ाते साथ करवाते चलूंगा। बोलो हाउ? तो फिर नेक्स्ट लेक्चर से इस यूनिट को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको इस लेक्चर के माध्यम से आपके मन मस्तिष्क में चल रहे सभी प्रकार के संदेहों का समाधान मिल गया होगा। यदि ऐसा है तो बोलो हाउ। ठीक है, चलिए, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदा दिल रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।